हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 10वीं क्लास है। इसके बाद 8 या 9 क्लासेज और आपकी लगेंगी और मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? 19वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार भी होंगे प्लस धर्म में भी कुछ कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उसमें भी सुधार होंगे। सब कुछ बताया जाएगा, जरूरत क्यों पड़ी और इस सुधार का इम्पैक्ट क्या हुआ, किस किसने किया। ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा टॉपिक था तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद बचता क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये हल्का सा आपको शॉर्ट में। इसके बाद आपका फिर बचेगा जितने भी विद्रोह हुए हैं, किसान, आदिवासी, और लास्ट में 1857 का जो मैन विद्रोह है वो। जब विद्रोह आपके खत्म हो जाएंगे फिर बचेगी कांग्रेस के पहले की कुछ संस्थाएं, कांग्रेस पूर्व संस्थाएं, और फिर कांग्रेस की स्थापना। यहाँ से आपका कांग्रेस का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले नरम दल आएंगे, फिर गरम दल आएंगे, फिर क्रांतिकारी आंदोलन चलेगा। और इन सब चीज़ों को जैसे ही हम आगे लेके बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं लगनी है। ठीक है। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पे बात करते हैं। जब हमारे कुछ व्यक्ति यहाँ के वो पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ के इतिहास को, तो वो देखते हैं कि जो चीज़ें आज की डेट में हमारे धर्म में हैं वही उन लोगों के समाज में 400 से 500 साल पहले थी। तब उनका समाज भी ऐसे ही विखंडित था, कोई भी उन पर शासन कर रहा था, सामंतवाद था, बहुत ज़्यादा लोगों की दशा खराब थी। तो समझ जाते हैं कि जो हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है या जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसमें उसका मेन रीजन ही है कि हमारे समाज में कुछ कमियां हैं। पहले हम वो कमियां दूर करेंगे, समाज को संगठित करेंगे, इसके बाद ही हम इन लोगों से लड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर लड़के किसी को भगा भी दिया तो कोई दूसरा आगे शासन करेगा, नहीं तो तीसरा आएगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नेता रहेंगे राजा राम मोहन राय। जो राम की उपाधि है इनको इनके डैडी ने दी थी। ठीक है। डैडी भी काफी सारे प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति थे इनके। राजा की उपाधि हमने बताया था आपको, अकबर द्वितीय था राजा, मुगल बादशाह, उसने दी थी। मोहन राय इनका नाम था। ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करेंगे। इनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी बोला जाता है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में, चाहे वो न्यायपालिका के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार तो ये कर ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान है। हर चीज में इनके जो विचार थे वो आगे चल के अपनाए। ठीक है। ये नेता होंगे और ये स्थापना किसकी कर देंगे? ब्रह्म समाज की। आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली के ही हैं। ठीक है। तो ये टैगोर फैमिली से देवेंद्रनाथ टैगोर आएंगे। उसके पहले द्वारकानाथ टैगोर, उनके डैडी, वो संभालेंगे जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाएगी। फिर आ जाएंगे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर किसको लेके आएंगे? केशव चंद्र सेन को। ये बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन। ये फिर आगे चल के पूरे ब्रह्म समाज को पूरे देश भर में फैला देंगे और इनके जो विचार थे उनसे लोग, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ने लगेंगे ब्रह्म समाज से। तो ये सारी स्थिति स्टार्ट कहाँ हुई है? बंगाल में। अभी हम बंगाल का देख रहे हैं। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके बाद केशव चंद्र सेन, ये बंगाल में रहेंगे। इसके बाद बंगाल में ही आपके आएंगे स्वामी विवेकानंद और इनके गुरु रामकरण परमहंस। तो अधिकतर काम बंगाल में ही हो रहा है। ठीक है। रामकरण परमहंस आएंगे। इसके बाद आ जाएंगे आपके नॉर्थ में, नॉर्थ में आ जाएंगे आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर बॉम्बे वगैरह में प्रार्थना समाज वगैरह आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन करके पढ़नी है। अब इसका जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसके कुछ कारण थे, कॉमन थे, वो सब लोग वही चीज़ फॉलो करेंगे। कुछ होंगे, सबसे पहले आप आ जाओ तो बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, इसकी ये लोग आलोचना करेंगे, बोलें एकेश्वरवाद, एक ही देवता की पूजा कीजिए। इसके बाद पूजा पाठ कर्मकांड, इसकी आलोचना करेंगे। जो आडंबर आडंबर वगैरह थे बहुत सारे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसकी आलोचना होगी। इसके बाद मूर्ति पूजा की भी मैक्सिमम लोग आलोचना करेंगे। वो बोलेंगे निराकार ईश्वर को मानिए, उसका कोई आकार नहीं।
ये सब हो गया। इसके बाद समाज में जो जाओ तो छुआछूत, छुआछूत के बाद बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा जो होती हैं उनकी दशा बहुत ज़्यादा खराब थी तो उनके पुनर्विवाह के लिए प्रयास होंगे। यही सारे सब के लिए रीजन रहेंगे, यही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। जो लोग फॉलो नहीं करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो कलकत्ता के मंदिर में, जो काली मंदिर था मेन, वहाँ पे वो पुजारी थे। तो अब ये मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ काली जी की खुद पूजा कर रहे थे। जब रामकृष्ण परमहंस विरोध नहीं करेंगे तो इनके जो शिष्य रहेंगे स्वामी विवेकानंद, वो भी विरोध नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग मूर्ति पूजा का भी विरोध करेंगे, आपका बहुदेववाद का भी विरोध करेंगे ना। तो ये सारी चीजें कॉमन थी। ये तो हो गया कारण। तो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, छुआछूत, आडंबर, है ना, इन सब का क्या करेंगे ये लोग, विरोध करेंगे। इसके बाद पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास करेंगे, सती प्रथा का विरोध करेंगे और बाल विवाह का विरोध करेंगे। ये सारी चीजें आपकी क्या हो रही, समाज सुधार का पार्ट होंगी। आधुनिक शिक्षा का इन पर प्रभाव था तो ये वही समाज को देंगे। फिर कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा जो ग्रंथ थे प्राचीन काल में, उनका अनुवाद करके हमें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में जानकारी दी थी, जैसे विलियम जोन्स। क्योंकि संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ पा रहा था, विलियम जोन्स वगैरह क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश क्या करेंगे कि इंग्लिश हमारे बहुत सारे लोग पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके आ रहे हैं, अब वो इसको समझ लेंगे हर एक चीज़ को। जब वो इंग्लिश में समझ लेंगे तो आम जनता को वो लोकल भाषा में बताना शुरू करेंगे। तो विलियम जोन्स मैंने बताया था आपको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जेम्स प्रिंसिप रहता है, ये ब्राह्मी लिपि को पढ़ता है। बिलिकन्स होता है, गीता का अनुवाद करता है। मैक्स मूलर भी है। तो ये सब क्या करेंगे, भारत के गौरवशाली अतीत को लोगों के सामने रखेंगे। अब आते हैं पहले नेता के बारे में, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का इनको जनक बोला जाता है तथा आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में इनका जन्म हुआ। 72 में जन्म हुए, 1833 में मृत्यु हो जाएगी। 1829 सब लोगों को पता होगा, सती प्रथा के विरुद्ध इन्हीं के प्रयासों से कानून आता है। बेंटिक इनका फ्रेंड रहता है। बहुत बड़े नेता रहते हैं ये, जाते हैं ब्रिटेन, जाते हैं वहाँ की संसदीय समिति से मिलते हैं, राजा वगैरह से मिलते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने अकबर की पेंशन बढ़ाने के लिए पैरवी की थी वहाँ जाके ब्रिटेन में, वहाँ के राजा से, क्राउन से। ठीक है, आगे चलते हैं। पिता का नाम रमाकांत देव था और माता थी इनकी तारिणी देवी। इनके पिता को बंगाल के नवाब से राय राया की उपाधि मिली थी, तो बंगाल के नवाब के बहुत करीबी व्यक्ति थे इनके पिता, तथा इन्हें राम की उपाधि इनके पिता ने दी थी। ऐसे क्वेश्चन, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो बुक्स में नॉर्मली नहीं है, जो कॉमन क्वेश्चंस है ना। राजा राम मोहन राय, उनकी कौन सी बुक है, क्या है, किस चीज़ की स्थापना की, है ना, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये सबको पता है। 1803 से लेकर 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कस्टम कलेक्टर के रूप में कार्य करते थे। दैट मीन्स सिविल सर्वेंट थे। अभी परीक्षा नहीं हो रही है सिविल सर्वेंट की, अभी क्या हो गया, संविदा आधारित है। कंपनी जिसको रिकमेंड करेगी उसे ही बनाएगी, तो इनको कस्टम कलेक्टर बना दिया, कलेक्टर से नीचे का। इन्होंने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और जाति प्रथा की आलोचना की। प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र देख लेते हैं। 1804 में, क्योंकि पुस्तकें और समाचार पत्रों की आजकल भाषा भी पूछी जाने लगी कि किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, तो 1804 में क्या होगा, फारसी भाषा में लिखेंगे, तुहफात उल मुवाहिदीन, और इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखा था इन्होंने। इसके बाद विभिन्न धर्मों पर फारसी में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है मंजारतुल अदयान। इस पुस्तक में इन्होंने विभिन्न धर्मों की चर्चा की है फारसी भाषा। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था इनको, संस्कृत का ज्ञान था, इंग्लिश का था, फारसी का था, अरबी का था, बंगाली का था। वैदिक ग्रंथों तथा 5 उपनिषदों का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया। मंडू उपनिषद हो गया, जैसे मुंडको उपनिषद हो गया, इन सब का इन्होंने संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया। 1820 में एक पुस्तक लिख दी जो कि बाइबल जो थी आपकी, उसका एक प्रकार से अनुवाद था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। और इन्होंने क्या किया, जीसस को एक बहुत ज़्यादा चमत्कारिक व्यक्ति मानने से मना कर दिया उसमें।
इसके बाद इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी लिखी, बंगाली साप्ताहिक था। 1822 में मिरातुल लिखी, फारसी भाषा में। ठीक है, ये इनके अखबार हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल। 1809 में भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एकेश्वरवादियों को उपहार, वो भी ध्यान रखना। अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मानिकल ये मैगजीन लिखी। 1829 में हिंदी में बंगदूत नामक समाचार पत्र भी इन्होंने लिखा। ठीक है, ये तो हो गई पुस्तका, समाचार पत्र वगैरह जो भी इनके थे। अब इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, आगे चल के उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने। आत्मीय सभा का मेन काम ही था कि सती प्रथा का विरोध करना। सती प्रथा के लिए इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस टाइम 1000 से ज़्यादा लोगों का समर्थन ले लिया, जहाँ एक लोग का भी समर्थन नहीं मिलता, और इस वजह से इनकी माँ ने इनको घर से निकाल दिया था। इसी टाइम पे एक व्यक्ति थे राधाकांत देव, ये भी बहुत प्रबुद्धशाली व्यक्ति थे। जितने भी व्यक्ति हैं ये सब लोग जमींदार लोग हैं। ठीक है, आम आदमी की तो औकात ही नहीं थी सोचने की, वो तो खाना पीना के लिए ही जिंदगी गुजार देता था संघर्ष करते करते। ये जितने भी लोग हैं, राजा राम मोहन राय वगैरह, तो ये बड़ी फैमिली से थे, तो इनके पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ये क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर उसका प्रसार प्रसार करेंगे। राधाकांत देव भी सेम थे। इन्होंने क्या किया, चंद्रिका नामक एक पुस्तिका निकालते थे, पत्रिका। इसमें ये जो भी काम कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय सती प्रथा विरोध, तो ये इनका विरोध करते थे कि ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। सती प्रथा धर्म का पार्ट है, उसका विरोध कर रहे हैं ये, तो धर्म विरोधी लोग हैं। तो राधाकांत देव इनके अपोजिट थे। 1817 में क्या किया, एक व्यक्ति था डेविड हेयर, इसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मीन्स इसके पास पैसा था, इसका पैसा लगवा के हिंदू कॉलेज बनवा दिया इन्होंने। और 1817 में ही अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। आज भी ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, और डलहौजी के समय इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया था, मतलब उस राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज भी हो गया जो आपका आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा देता था, अंग्रेजी कॉलेज स्कूल की स्थापना कर दी, और वेदांत कॉलेज। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा, जिसे आगे चल के ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, इसकी स्थापना की। अब सती प्रथा का विरोध देख लेते हैं। पहले इन्होंने संवाद कौमुदी अखबार से विरोध किया। दिसंबर 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा विरोधी कानून बना दिया। ठीक है, इनका प्रभाव था बेंटिक के ऊपर, और वो अच्छा व्यक्ति था, उसने सती प्रथा के विरोध का कानून बना दिया, और इसी कानून की वजह से आगे चल के सती प्रथा समाप्त हो जाएगी भारत में। हुआ क्या था, इनके बड़े भाई की जो भाभी थी, मतलब इनकी जो भाभी थी राजा राम मोहन राय की, वो सती हो गई थी। कम उम्र में इनके भाई की मृत्यु हुई थी, वो उनको सती होना पड़ा। इससे इनका हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया। तो जिसके आसपास ही घटना घटित हो, फिर उसको लगता है कि अब समाज सुधार की जरूरत है। राजा राम मोहन राय के विचार देख लेते हैं। राष्ट्र संघ जैसे संगठन की परिकल्पना इन्होंने की थी। अगर आपको पता हो, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्र संघ बना था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। वो बात अलग है, ये सफल नहीं हुआ था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था 20 साल के अंदर ही, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ये भी सफल नहीं है, जितने सारे युद्ध हैं हो ही रहे हैं, ये रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। धन के दोहन को रोकने हेतु यूरोपियों को भारत में बसने की सलाह दी थी। तो इन्होंने ये धन के दोहन का मुद्दा सबसे पहले इन्होंने पहचान लिया था, और इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कहा था यूरोपियों से, कि आप भारत में ही बस जाओ, यहाँ से धन उधर लेके मत जाओ, यहीं पे ऐश करो, जो भी चीज़ें कमाओ और यहीं पे यूज करो। आगे चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ठीक है, 1823 में क्या हुआ, प्रेस एक्ट आया था, जो मैंने बोला ना, सेंसरशिप एक्ट आया था। सबसे ज़्यादा कठोर प्रतिबंध इसी टाइम लगे थे, फिर मेटकॉप ने हटाए थे ये वाले प्रतिबंध। तो इसी एक्ट के विरुद्ध ये ब्रिटेन चले गए थे, वहाँ की प्रिवी काउंसिल में अपील की थी। प्रिवी काउंसिल होती थी क्राउन की, राजा की, राजा रहते थे, और कुछ वहाँ के और भी बड़े बड़े जो चीफ जस्टिस होता था वो रहता था। तो यहाँ अपील होती थी, और ये न्याय की सर्वोच्च संस्था थी। यहाँ पे उन्होंने अपील की। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव एक दलित ताराचंद चक्रवर्ती थे। तो देखो, जो छुआछूत का विरोध कर रहे हैं, तो उसे ये क्या प्रैक्टिकली भी दिखा रहे हैं
कि इन्होंने अपने ब्रह्म समाज का सचिव बनाया एक दलित को। आज की डेट में तो छुआछूत कम है, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा होती थी। न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी के उपयोग का इन्होंने समर्थन किया, क्योंकि फारसी भाषा क्या होती थी, हर व्यक्ति को नहीं आती थी, सीखता भी नहीं था। अंग्रेजी क्या है, कुछ को आ रही है लेकिन बाकी सीखी जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई भी जा रही। तो इनको ये था कि ये कनेक्टिंग भाषा हो सकती है। 1821 में, अब लोग बोलते हैं कि ये केवल देश के मामलों तक परिचित थे, तो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति दुनिया भर के मामले देख रहे हैं। इन्होंने देखा इटली के नेपल्स में, अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो इटली का एकीकरण होता है। एकीकरण में एक जगह रहती है नेपल्स, ठीक है, सिसिली और नेपल्स दो जगह हैं यहाँ पे। वहाँ पे क्रांति असफल हो गई। क्रांति जैसी असफल होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका में भी उस टाइम क्रांति चल रही है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हो जाएगी, क्रांति सफल हो जाएगी। तो यहाँ पे इतने खुश होंगे कि आसपास के लोगों को भोज दे देंगे, दावत दे देंगे। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता बोला जाता है। अब ये चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पैक्टकारी नहीं होती, लेकिन आने वाले समय में जो इनके विचार होते हैं, जो सोच होती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टकारी होती है। नए जितने भी नेता होंगे वो इनसे सीख लेंगे। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। मृत्यु हो गई थी इनकी 27 दिसंबर 1833 को। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है वो उपनिषदों में है। उपनिषद आपको पता हो कि जो धार्मिक कर्मकांड या पूजा पाठ वगैरह, या जो बहुत ज़्यादा छुआछूत जो चीज़ें चल गई ना, बलि प्रथा वगैरह, इसके विरुद्ध पहली आवाज़ ही उपनिषदों में उठाई गई थी। अब आते हैं राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। ये जो टैगोर फैमिली है ना, बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध फैमिली थी। हर एक पर्सन अपने क्षेत्र का माहिर था। द्वारकानाथ टैगोर रहेंगे, फिर इनकी अगली पीढ़ी आएगी देवेंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि भी इनको बोलते थे। ये बहुत सारी चीज़ें संभालेंगे, देश में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, खासतौर से बंगाल में तो इनका। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके भाई अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अवनीन्द्रनाथ टैगोर चित्रकला के क्षेत्र में बहुत माहिर रहेंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस परीक्षा प्रथम बार निकाल देंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो जान ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। उसके पश्चात उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने संचालन किया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का योगदान ज़्यादा है। देखिए क्या है, 1817 से लेके 1905 तक इनकी जीवन काल रहा है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्वरंजनी सभा और बाद में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। आप लोगों के लिए काम यह है कि तत्वबोधिनी सभा से और कौन कौन जुड़ा रहा ये आपको पता करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये तो जुड़े रहे ही हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और आपको बताना है और कौन कौन था जो जुड़ा रहा। 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन किया, और ये पत्रिका क्या हुई, ब्रह्म समाज का मुखपत्र बन गई थी आगे चल के। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना कर दी, और इस स्कूल के जो अध्यापक थे वो कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे चल के बहुत बड़ा नाम, 35 महिला विद्यालय की स्थापना कर देंगे। बैथुन नामक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसके पास पैसा होगा, उसकी सहायता से 35 महिला विद्यालय की स्थापना कर देंगे। जो बांग्ला व्याकरण है, पूरी बांग्ला व्याकरण इन्होंने लिख दिए। बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये यहाँ पे अध्यापक बना दिए गए। 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी। मीन्स इनका काम ये ब्रह्म समाज का बहुत पहले से करने लगे हैं। तत्वबोधिनी जो पत्रिका है वो ब्रह्म समाज का ही मुखपत्र है, लेकिन मेन सदस्यता इन्होंने 43 में ग्रहण की। 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का इन्होंने सदस्य बनाया। ये सारा बंगाल में चल रहा है अभी, ठीक है। तथा 1862 में सेन को आचार्य पद पर नियुक्त कर देंगे, और 65 में ये सेन को निकाल भी देंगे, क्योंकि मतभेद हो जाते हैं। केशव चंद्र सेन न सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित रहना चाह रहे थे, हर धर्म तक ये जाना चाह रहे थे, प्लस केवल बंगाल में सीमित नहीं रहना चाह रहे थे, पूरे देश में जाना चाह रहे थे। इस वजह से मतभेद हुआ इनका, और बाद में ये निकालेंगे। तो केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया तथा इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। तो जहां पे भी अब समाज लगेगा, देव समाज हो गया, चाहे मद्रास में होगा ये, चाहे आपका प्रार्थना समाज हो गया,
तो जो भी संस्था बनेगी, प्रार्थना समाज आपकी बम्बई में बनेगी, ये सब इन्हीं के प्रयासों से बनेगी, इनसे ही प्रेरित होकर बनेगी। इनके प्रयास से ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं वो बंगाल, मद्रास, यूपी तथा पंजाब में खुली। 1861 में इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक का इन्होंने संपादन किया। तो भारतीय समाचार पत्र था दैनिक इंडियन मिरर, उसका इन्होंने संपादन किया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। इन्होंने लॉज ऑफ लाइफ, लाइफ के जो लॉ हैं, कानून हैं, वो पुस्तक लिखी एक। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज से निकाल दिया। तो जैसा मैंने बोला, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जब उनके संगठन में मतभेद बहुत सारे हो गए तो इनको निकालना पड़ा। जब इनको निकाला गया तो इन्होंने क्या किया, 66 में भारतीय ब्रह्म समाज इन्होंने बना ली। और जब ये दूसरी संस्था बनाएंगे तो इनकी संस्था में और अच्छे व्यक्ति जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्टिव व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, देश भर में घूम रहे थे, तो लोग जुड़ेंगे। इन्हीं के प्रयासों से मद्रास में वेद समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम, ध्यान रखिए, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ। ये इन्होंने पारित करवाया और इसमें जो लड़के की उम्र है वो 18 वर्ष निश्चित कराई और लड़की की उम्र 14 वर्ष, जिससे कि बाल विवाह रोकने में मदद मिली। 1870 में स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। महिलाओं हेतु वाम बोधनी पत्रिका, इसका संपादन भी इन्होंने ही किया। अब इनके कथन आ जाते हैं, ये ध्यान रखो, ये कथन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका कहना क्या था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ये सभी धर्मों की बात करते थे, हिंदू धर्म तक सीमित नहीं थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की, दुनिया भर में बाल विवाह रोक रहे हैं। इनका इथिक्स में ना, जब आप इथिक्स पढ़ोगे तो सत्यनिष्ठा आता है। सत्यनिष्ठा क्या होता है? मन, वचन, कर्म, तीनों में एक रूपता। इसके अलावा और सत्यनिष्ठा का वो जाओ तो आपके जो व्यक्तिक मूल हैं और प्लस जो आपके पब्लिक मूल्य हैं, ठीक है। एक तो व्यक्तिगत मूल्य हैं, दूसरे आपके सार्वजनिक मूल्य हैं। इन मूल्यों पर टिका रहना किसी भी परिस्थिति में, ये होती है सत्यनिष्ठा। लेकिन इनके जो सार्वजनिक मूल्य थे वो तो थे कि आपको बाल विवाह रोकना है। लेकिन इनको मौका मिला, कूच बिहार के राजा था, काफ़ी ज़्यादा एज थी इस राजा की, उससे इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री की शादी कर दी। यहाँ ये चूक गए। जैसे ये चूकेंगे तो इनका जो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बनाई उसमें विभाजन हो जाएगा। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये क्या करेंगे, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेंगे इनसे अलग होके। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस आगे चल के इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं, जो आपकी कांग्रेस के पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होगी, सबसे बड़ी संस्था होगी। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति इनसे जुड़े हुए थे। ये जूनियर असिस्टेंट फेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक क्लासरूम जैसा माहौल मिले, रेगुलर कुछ ना कुछ करने को मिले, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 299 ओनली इसकी फीस है। सारी PDF मिल जाएंगी आपको, रिवीजन प्रोग्राम, टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद टास्क दिए जाएंगे टाइम टू टाइम पर, वैल्यू एडिशन क्लासेज जहाँ जरूरी होंगी वो आएंगी, फुल टेस्ट भी होंगे आपके, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपकी क्वेरी सॉल्व होती रहती है। बैच फीस 299 है। इस नंबर पे आपको पे करनी है, नाम चेक कर लेना। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर भेज सकते हो। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रार्थना समाज। ये अभी तक जो संस्थाएं चल रही थी वो आपकी कहाँ थी? बंगाल में। प्रार्थना समाज ये आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र, बॉम्बे में। तो केशव चंद्र सेन की जो यात्रा हुई वो महाराष्ट्र की हुई। इस टाइम पे ये ब्रह्म समाज के पार्ट नहीं है, ठीक है, ब्रह्म समाज से निकाल दिए गए। तो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बना ली थी। तो केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा कब? 1867 के फलस्वरूप बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1867 में ही इसकी स्थापना हो गई। इसके प्रमुख संस्थापक कौन कौन थे वो देखो। आत्मा राम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर। ये कौन थे? जज थे, MG रानाडे।
इन लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। इनका मेन मूल मंत्र क्या था कि जाति प्रथा का उन्मूलन करना और विश्व बंधुत्व में बढ़ावा देना। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए ये लोग क्या करेंगे, मंडलियां निकालेंगे, परमहंस मंडली बन जाएगी आगे चल के। सुबह संकीर्तन वगैरह करते हुए जो मंडली निकलती थी, प्लस इस समाज के जो लोग होंगे ना वो खाना बनाएंगे, तो इनमें जो खाना बनाते थे वो दलित लोग बनाते थे, वे फिर सब मिलके खाते थे। तो यहीं से छुआछूत इन्होंने खत्म कर दी। रानाडे ने नृत्य, मदपान और विवाह में होने वाली जो फिजूल खर्ची थी इसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जिसे बोला जाता है शुद्धि आंदोलन। रानाडे ने एक पुस्तक लिखी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये पुस्तक इन्होंने लिखी, एमजी रानाडे ने। बहुत सारे काम किए महादेव गोविंद रानाडे ने। 1861 में रानाडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। फिर 1867 में इनके एक साथी थे डीके कर्वे, इनको भारत रत्न मिला है, ध्यान रखना। धोंदो केशव कर्वे, भारत रत्न इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिला है। तो रानाडे और डीके कर्वे ने विधवा शिक्षा हेतु विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इसमें विधवाओं को शिक्षा दी जाती है। डीके कर्वे 1906 में विधवा विश्वविद्यालय ही खोल देंगे। आगे चलते हैं, पूना सार्वजनिक सभा अगली संस्था है आपकी। ये भी आपकी कहाँ पे है, बॉम्बे या महाराष्ट्र में। बॉम्बे मीन्स उस टाइम पे बम्बई कहलाता था, ये प्रेसिडेंसी बम्बई थी। आज का बॉम्बे मत जानना, फिर तो पूना अलग है। बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था ये पूना सार्वजनिक सभा। तो 1870 रानाडे ने स्थापना की। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात को आधुनिक दुनिया का माना जाता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो रानाडे को इस टाइम का महाराष्ट्र का माना जाता है। समाज में परिवर्तन हेतु संगठन बनाकर अलख जगाना रानाडे ने ही सिखाया। तो जो ब्रिटिश यहाँ पे लेके आए थे ना कि कोई भी चीज़ करनी है आप संस्था बनाओ, संस्था बन जाएगी तो काम होने लगेगा और बड़ी तीव्रता से होगा, प्लस उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो इनसे सीख के ये काम किसने सिखाया, रानाडे ने। 1884 में रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये हैदराबाद वगैरह में दक्कन के नाम से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। डेक्कन क्रॉनिकल एक अखबार आता है, डेक्कन एक एयरलाइंस आती थी। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। तिलक तथा गोखले इसके सदस्य बने थे आगे चल के। फिर आते हैं वेद समाज पर। जैसा मैंने बोला कि केशव चंद्र सेन का यहाँ पर भी रोल रहेगा। इन्हीं की प्रेरणा से वेद समाज की स्थापना मद्रास में होगी। 1864 में केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय श्री धरलू नायडू, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की। इस वेद समाज ने क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया। फिर अगला आंदोलन है यंग और तरुण बंगाल आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर से बंगाल में आ गए। तो बंगाल के व्यक्ति पहचानो। पहले तो 3 व्यक्ति जो हैं ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। चौथे हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, तरुण या यंग बंगाल आंदोलन के। 5वें होंगे आपके रामकृष्ण परमहंस और 6वें होंगे आपके स्वामी विवेकानंद, 7वें होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सभी लोग बंगाल में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की, हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत कम उम्र के व्यक्ति थे। 1809 से 1831 तक ये जीवित ही रहे। 22 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई। सोचो, उसके पहले ये बहुत सारे काम करके चले गए। इटली के मैजिनी नामक व्यक्ति था। पहले की क्लासेज में मैं बता चुका हूँ कि ये इटली के एकीकरण में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल था। तो ये यंग नाम से संस्था बनाता था, यंग इटली है, यंग यूरोप। तो इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने यंग बंगाल नामक आंदोलन चलाया। डेरोजियो के बारे में जानते हैं और क्या क्या किया। 1828 में, देखो 9 में इनका जन्म हुआ, 28 में क्या हो गया, ये 19 साल की उम्र में सिर्फ कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक बन गए। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में इंटरनेट का युग आ गया तभी शिक्षा की पूछ है। आप देखो शिक्षा की कितनी पूछ उस टाइम हो रही कि 19 साल के व्यक्ति को पढ़ाने का काम दे दिया, वो भी हिंदू कॉलेज में। हो सकता है जो स्टूडेंट हो वो यहाँ इनसे ज़्यादा एज के हों। 1831 में, अब इनके विचार बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे, भड़काऊ थे, तो इनसे परेशान होकर इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया 1831 में।
और इसके बाद 31 में ही इनके आसपास इनकी मृत्यु भी हो जाती है, हैजा हो जाता है इनको। प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीयों की भागीदारी, नारी शिक्षा की इन्होंने वकालत की, संस्थाएं क्या स्थापित की वो इम्पोर्टेंट है। 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, इसकी स्थापना। बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब, तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं, इन तीनों की स्थापना की। डिबेटिंग क्लब आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें होता है, डिबेट कराई जाती है। इनकी पत्रिकाएं हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्य गजट और ईस्ट इंडिया, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, इन्होंने इनके बारे में लिखा है, ये अपने आप में बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आगे चल के बंगाली अखबार निकालेंगे और बहुत सारा काम करेंगे। जैसा मैंने बोला ना, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना ये करेंगे, ये कांग्रेस के पहले की सबसे बड़ी संस्था थी। तो इन्होंने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता, जो आधुनिक सभ्यता है उसका अग्रदूत कहा, कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। इनकी मृत्यु कब हो जाएगी? 26 दिसंबर 1831 को हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगली संस्था है आर्य समाज, ये नॉर्थ की संस्था है, स्थापना बम्बई में होगी, फिर काम ये नॉर्थ में पंजाब वगैरह, लाहौर वगैरह प्लस राजस्थान यूपी में काम होगा इसका, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ जन्म हुआ था? तो मोरबी, गुजरात के मोरबी में। टाइल्स के लिए बहुत फेमस सिटी है ये मोरबी, ठीक। यहीं पे एक ब्रिज हादसा हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो, बड़ी खूबसूरत सिटी है। तो जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। एक दंडी स्वामी थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा ली। फिर मथुरा के स्वामी बिरजानंद, इनसे इन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। जब ये वेदों का ज्ञान लेंगे तो इनका बहुत अटल विश्वास हो जाएगा कि वेद से उच्चतम कोई पुस्तक नहीं है, इनसे पवित्र कुछ नहीं है, और सब चीज़ें वेद में हैं। जो आगे चल के आप देखोगे कि वेदों के बाद और जितने भी आएंगे उपनिषद वगैरह, इनकी आलोचना करेंगे, वेदों को ही मानेंगे। आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई 1863 में। 1883 उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। मृत्यु भी इनकी 1883 में अजमेर में हुई थी। दीपावली के दिन इनको जहर दे दिया गया था, किसी औरत ने इनको जहर दिया था, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए कौन कौन सी थी। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखी, और ये इन्होंने हिंदी में लिखी थी। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन ने बोला था इनको कि हिंदी में जनता आपके यहाँ की, जहाँ पे आपको हिंदी में जनता ज़्यादा जानती, हिंदी में लिखिए। पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य इन्होंने संस्कृत में लिखी। गौ करुणा निधि 1881 में लिखी। अद्वैत मत का खंडन, जितने भी मत इनके पहले चल रहे थे, ठीक है, शंकराचार्य क्या थे? अद्वैतवाद, इनका इन्होंने खंडन कर दिया। बल्लवाचार्य का जो मत था, इसका भी इन्होंने क्या किया? खंडन कर दिया। फिर आते हैं आर्य समाज पर। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी, लेकिन आगे चल के 1877 में क्या किया? इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया। उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना। 1882 में गौरक्षणी सभा की स्थापना। गौरक्षा के लिए इन्होंने काम किया, एक सभा की स्थापना की, गौरक्षणी सभा। इसके जो सदस्य होते थे वो गौरक्षा के लिए काम करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके प्रमुख विचार। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। क्या था शुद्धि आंदोलन? आज की डेट में देखते होगे, घर वापसी। जो लोग भी पहले हिंदू थे, वो किसी वजह से धर्म परिवर्तन करके किसी भी धर्म में चले गए हों, है ना, ईसाई, इस्लाम वगैरह, जिसमें भी, तो उनकी ये घर वापसी कराते थे, पुनः धर्म में वापसी कराते थे मंत्रोच्चार वगैरह के साथ। वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया। वेदों को इन्होंने शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत, कि धर्म से ऊपर के हैं वेद बताया।
इन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, तो जो हिंदू धर्म में क्या था, पहले शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को भी नहीं थी, क्योंकि यज्ञोपवीत नहीं होता था इनका। अगर आप देखोगे द्विज नामक एक वर्ड आता है, तो 3 ही जो ऊपर के वर्ण थे उनको द्विज बोला जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इनको वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने हेतु आंदोलन चलाया। एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। अवतारवाद का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। पुराणों को तो इन्होंने सीधा बोल दिया ये दुष्ट आत्माएं हैं। पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा का ये विरोध करेंगे। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों का विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी आस्था कहाँ है, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ यानी वेदों में है। इन्होंने बोला कि तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, अंधविश्वास को दर्शाती है। 4 स्व पर इन्होंने बल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्व आगे चल के पूरे स्वाधीनता आंदोलन की क्या कमान संभालेंगे। स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म। स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात इनके समर्थकों में एक मतभेद आ गया। कुछ समर्थक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे कि जो हमारी देसी शिक्षा है, जो पौराणिक शिक्षा है, उसको दिया जाना चाहिए। तो क्या होंगे, ये बट जाएंगे। तो जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, एक हंसराज थे, एक लाला लाजपत राय। ये क्या करेंगे, 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करें। हंसराज कॉलेज दिल्ली में बहुत फेमस कॉलेज है, ठीक है। 1889 में लाहौर में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। आज की डेट में ये स्कूल हर बड़े शहर में आपको मिल जाएंगे, DAV कॉलेज। 1902 में स्वामी सिद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो जो दूसरा दल था उसमें थे स्वामी सिद्धानंद। ये क्या किया इन्होंने, गुरुकुल कांगड़ी जो एकदम हमारी पौराणिक शिक्षा है उसके लिए विद्यालय की इन्होंने स्थापना कर दी। यहाँ पे आज की आपकी क्लास खत्म होती है। आर्य समाज आपने पढ़ लिया, अगले उसमें बाकी के बचे हुए जितने भी आंदोलन हैं वो सारे आ जाएंगे। तो पढ़ते रहिए। ये BPO बैच की जानकारी है। अगर आप BPO बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज MCQs मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, और रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। आज भी एक टेस्ट होने वाला है योजनाओं पर, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फीस इसकी भी 299 है, प्रोसेस सेम है। बाकी आप लोगों को क्लासेस सही लग रही तो आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।